जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन एनसीईआरटी बुक के आंकिक प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। और ये जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, ये आंकिक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये तो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, इसके साथ साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी, नीट, जी एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इन सब न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी बुक सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और ध्यानपूर्वक देखें। पंसारी की तुला, पंसारी का मतलब ये जो परचून की दुकान होती है, परचून की दुकान पे जो सामान बेचने वाले होते हैं तो उनका जो तुला होता है उसको कहते हैं पंसारी का तुला। तो पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान, एक खाली डिब्बा है और खाली डिब्बा का द्रव्यमान, तो देखिए डिब्बा खाली है तो खाली डिब्बे के द्रव्यमान को हम m0 से प्रदर्शित कर रहे हैं और m0 की जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 2.300 किलोग्राम। ये 2.300 किलोग्राम दिया हुआ है। सोने के दो टुकड़े जिनका द्रव्यमान, सोने के दो टुकड़े हैं जिनका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि पहले वाले टुकड़े का द्रव्यमान m1 है और दूसरे वाले टुकड़े का द्रव्यमान m2 है और ये दिया हुआ है 20.15 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें क्योंकि डिब्बे का जो भार है वो किलोग्राम है। तो जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से हम भाग दे देंगे और 1000 से भाग दे देंगे तो देखें ये 0.02015 किलोग्राम हो जाएगा। और फिर दूसरे टुकड़े का जो द्रव्यमान है वह 20.17 ग्राम दिया हुआ है। ये 17 ग्राम दिया है, इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 0.02017 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखिए आपसे पूछ रहा है पहले वाले पार्ट में कि डिब्बे का कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, डिब्बा खाली है, खाली डिब्बे का द्रव्यमान m0 है और उसमें सोने के दो टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों का अलग अलग द्रव्यमान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल द्रव्यमान कितना होगा। तो टोटल द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m है। तो अब डिब्बे का द्रव्यमान, तो डिब्बे का तो अपना द्रव्यमान होगा ही और डिब्बे के साथ साथ सोने के जो दो टुकड़े रखे गए हैं उनका भी अपना द्रव्यमान होगा। तो टोटल द्रव्यमान m = m0 + m1 + m2 हो जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं वैल्यू। m0 की वैल्यू हम रखते हैं 2.300 और m1 की वैल्यू है 0.02015 और m2 की वैल्यू है 0.02017 किलोग्राम। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ध्यानपूर्वक देखें। तो अब ये m = अब हम इसको चाहें यहाँ पर तो देखिए दशमलव के बाद 5 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 5 अंक हैं।
तो पहले वाले में भी दशमलव के बाद 5 अंक रखें तो जोड़ने में सुविधा होगी। ये 2.300000, तो ये दशमलव के बाद 5 अंक हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो चले देखें, 7 और 5 12 हो जाएगा, हासिल 1 हुआ, 1 और 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा, और फिर ये 0 होगा, और फिर 2 2 4 4 होगा, और फिर 0 0 और ये 3 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2.340332 किलोग्राम होगा। लेकिन हम लोग इसको उचित सार्थक अंकों में लिखेंगे, तो उचित सार्थक अंकों में लिखने के लिए हम देखेंगे कि जितनी संख्याएं दिया हुआ है उन संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो देखें, इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं, इसमें भी 4 सार्थक अंक है, इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं। तो जो न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या होती है, न्यूनतम सार्थक अंकों में ही हम आंसर देते हैं, तो ये उचित सार्थक अंक हो जाता है। तो ये 2.340 यहाँ पे 4 सार्थक अंक हो गया, तो ये किलोग्राम हो जाएगा। यानी आपसे डिब्बे का टोटल द्रव्यमान पूछा जा रहा था, तो डिब्बे का टोटल द्रव्यमान हमने निकाल लिया, ये 2.340 किलोग्राम हुआ। अब इसके बाद इसी में बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितने का अंतर है। सोने के जो दोनों टुकड़े हैं ना, दोनों टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितने का अंतर है, यही आपसे पूछा जा रहा है उचित सार्थक अंकों में। तो चले देखते हैं, तो टुकड़े के द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम निकालने के लिए देखें, पहले वाले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे वाले का द्रव्यमान m2 है। m2 का मान अधिक है, m1 का मान कम है, तो अधिक वाले मान में से कम वाले मान को हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि द्रव्यमानों में कितने का अंतर है। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1। m2 0.02017 माइनस दिया हुआ है 0.02015। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, और फिर ये तो 0 होगा ही। तो ये हो गया आपका अच्छा, तो ये इतना किलोग्राम हो गया। अब अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि वास्तव में सोने के टुकड़ों का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में ही दिया है। m1 का मान ग्राम में दिया है, m2 का मान भी ग्राम में दिया है, बाद में हम जाकर के किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो इसको ग्राम में ही करना उचित है। तो ग्राम में करने के लिए हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये डेल्टा एम इजकल टू डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 0.02 ग्राम हो जाएगा। तो एक जो आंसर रहा वो ये रहा, और दूसरा आंसर आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यही पूछा जा रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों ABCD में निम्न प्रकार संबंधित है। कोई भौतिक राशि है और वो भौतिक राशि P है जो ABCD पर निम्न प्रकार से संबंधित है। P इजकल टू दिया हुआ है AQB² अपॉन D अंडर रूट C।
ABCD के मापों में प्रतिशत त्रुटियाँ आपको दिया हुआ है। तो A के माप में प्रतिशत त्रुटि 1%, B के माप में 3%, C के माप में 4% और D के माप में 2% दिया हुआ है। फिर कह रहा है राशि P के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो P के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो चलिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ से अगर P का परसेंटेज हम निकालें तो देखें A क्यूब है, पावर पीछे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू A का परसेंटेज प्लस B स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 पीछे आ जाएगा, 2 इंटू B का परसेंटेज, फिर ये D है तो ये हो जाएगा D का परसेंटेज, और यहाँ C का पावर 1/2 है, पावर पीछे आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू C का परसेंटेज। तो सबकी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमें मिल जाएगा कि P के मान में टोटल परसेंटेज कितना है। तो P का परसेंटेज इजकल टू 3 इंटू A का परसेंटेज है 1%, प्लस ये है 2B का परसेंटेज दिया हुआ है 3%, प्लस D का परसेंट दिया हुआ है 2% प्लस 1/2, और C का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 4%। फिर देखें क्या होगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो P का परसेंटेज ये हो गया 3%, ये हो गया 6%, ये हो गया 2% और ये भी हो गया 2%। फिर कितना हो जाएगा, 3 6 9 9 2 11, 11 2 13 हो जाएगा। तो P का जो परसेंटेज है ये 13% आया। तो आपसे पूछा जा रहा था राशि P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो 13% के बराबर होगी। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि गणना द्वारा P की वैल्यू, P की जो वैल्यू है ये 3.763 आ रहा है, तो आप इसे कितने मान तक पूर्ण करेंगे। तो जानते हैं ये तो गणना करके वैल्यू निकली है 3.763, लेकिन इसमें जो त्रुटि हो रही है वो 13% की हो रही है। तो अब हम इसका प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे 13%। तो 13% बराबर 13/100 हो जाएगा। तो चलिए अब पहले हम 13 का गुणा कर लेते हैं। तो 13 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 48.919 हो जाएगा, और बटा में ये है 100, और 100 से अगर 100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.48919। अब इसके बाद ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब इसको हम उचित सार्थक अंक के रूप में लिखें। तो ज़रा देखिए आप, ये है 0.48919। देखिए 9 5 से बड़ी संख्या है, और जब कोई संख्या 5 से बड़ी होती है तो उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में जोड़ देते हैं, 1 मानकर इसके पहले वाले में जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 संख्या जो है 5 से छोटी है, तो अगर कोई संख्या 5 से छोटी होती है तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ दिए। अब हम आ जाते हैं इस 9 पर। तो ये 5 से बड़ी संख्या है, इसको 1 मानकर इसके पहले वाले में जोड़ देंगे, तो इसको 1 मानकर यहाँ जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब ये भी संख्या 5 से बड़ी है, अब इसको 1 मानकर उसके पहले वाले में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5। तो जो मान में प्रतिशत त्रुटि हो रही है, P के मान में जो प्रतिशत त्रुटि हो रही है, देखिए P का तो वास्तविक मान है 3.763, गणना के द्वारा मान निकाला गया है, लेकिन जब प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो 13% आ रहा है, और जब
हम 13% इसका निकाल रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, 0.5 इसमें त्रुटि हो रही है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रुटि जो है दशमलव के बाद केवल एक स्थान तक आ रही है, तो इसलिए दशमलव के प्रथम स्थान तक पूर्ण किया जाना चाहिए। इस संख्या को दशमलव के प्रथम स्थान यानी दशमलव के एक स्थान तक पूर्ण किया जाना चाहिए। और देखिए कि अब p का जो वास्तविक मान था ये आपका 3.763 था, तो अगर इसको भी हम उचित सार्थक अंकों के रूप में लिखें तो ये 3 5 से छोटी संख्या है, इसको छोड़ देंगे। अब 6 जो है 5 से बड़ी संख्या है, अब बड़ी संख्या है तो इसको 1 मानकर इसके पहले वाले में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.8। अब यहाँ पर जो अंतिम परिणाम निकलेगा या जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा कि देखें यह मान जो है 3.8 है और त्रुटि हो रही है 0.5 की। तो दशमलव जब त्रुटि होती है तो ये उतना बढ़ भी सकता है उतना घट भी सकता है। जितने की त्रुटि होती है मान में उतने की वृद्धि भी हो सकती है, उतने की कमी भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा 0.5। तो इस प्रकार इसको आप याद रखे रहेंगे कि आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि तो आप इसे कितने अंक तक पूर्ण मानेंगे, तो दशमलव के एक स्थान तक पूर्ण मानेंगे और इसका अंतिम परिणाम जो होगा ये वास्तविक मान 3.8 था और उसमें प्रतिशत त्रुटि जो हो रही थी वो 0.5 की हो रही थी। तो या तो 3.8 में 0.5 जुड़ जाएगा यानी यह मान या तो 0.5 अधिक हो जाएगा या 0.5 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।